नवंबर 2024 को संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर किए गए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे जिले को दहला दिया था। इस घटना में 4 से 5 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए और प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद करते हुए स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया था। साथ ही हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 भी लगाई गई थी। ये घटना तेजी से राजनीतिक बहस का विषय बनी और राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया। आरोप का नेतृत्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने किया था, जिसके साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन और पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में जुड़े थे। करीब 400 से 450 पन्नों की इस रिपोर्ट को आयोग ने सरकार को सौंप दिया, लेकिन अभी तक ना तो विधानसभा में इसे पेश किया गया है और ना ही कैबिनेट में चर्चा हुई है। रिपोर्ट की गोपनीयता बरकरार रखी गई है, मगर इसके कुछ हिस्से लीक होने के बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। लीक हुए अंशों में संभल की बदलती जनसांख्यिकीय तस्वीर का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद से हिंदू आबादी में लगातार कमी आई है। 1947 में करीब 45% रही ये आबादी अब घटकर 15 से 20% के बीच रह गई है। रिपोर्ट में इस गिरावट के पीछे लक्षित हिंसा, राजनीतिक मिलीभगत और लगातार पलायन को प्रमुख कारण बताया गया है। रिपोर्ट में संभल के इतिहास का भी जिक्र है और बताया गया है कि 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 92, 1995, 2001, 2019 और 2024 में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। इन घटनाओं ने संभल के सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया और धीरे धीरे क्षेत्र में भय और अविश्वास का माहौल कायम हो गया। रिपोर्ट के लीक होने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे कड़वा सच बताते हुए कहा कि दस्तावेज उस दर्दनाक वास्तविकता को सामने लाता है जिसे वर्षों तक नजरअंदाज किया गया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि किस तरह योजनाबद्ध हिंसा और लगातार भय के माहौल ने हिंदुओं को अपने ही घरों में विस्थापित होने पर मजबूर किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजलाल, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि वह पहले से उम्मीद कर रहे थे कि रिपोर्ट में इन तथ्यों का खुलासा होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस रिपोर्ट को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक समरसता के संदर्भ में अहम बताया है। अगस्त 2025 में संभल में 659 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि अब पिछली गलतियों को सुधारा जाएगा और दंगाइयों को छोड़कर बाकी सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 7 करोड़ की योजना शुरू की थी, जिनमें से 3 करोड़ विशेष रूप से कालकी धाम के नवीनीकरण के लिए आवंटित किए गए थे। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट और इसके लीक को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यदि रिपोर्ट गोपनीय है तो भाजपा नेताओं के पास इसकी जानकारी आखिर कैसे पहुंची। एसपी सांसद आनंद भदौरिया ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि रिपोर्ट को भाजपा की राजनीतिक रणनीति के तहत तैयार और लीक किया गया है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा सके। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाए कि सरकार ने मुद्दों से ध्यान भटकाने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संभल की घटना का इस्तेमाल किया है। एसपी प्रवक्ता अमीर जामेई ने कहा कि ये पूरी कार्यवाही 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है और इससे देश की एकता और अखंडता को भी गंभीर खतरा है। कांग्रेस ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि रिपोर्ट का लीक होना ये दर्शाता है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूछा कि यदि रिपोर्ट गोपनीय है तो भाजपा नेताओं के पास उसकी जानकारी आखिर कैसे आई और इसे सार्वजनिक मंचों पर क्यों उछाला जा रहा है। कांग्रेस नेता शहनवाज आलम ने कहा कि रिपोर्ट के विवरण ऐसे वक्त में सामने आना जब पहले से ही तनावपूर्ण माहौल है केवल भय और अविश्वास को बढ़ावा देता है। वहीं पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है।
और कहा कि भाजपा समाज में नफरत फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समूहों की ओर से भी इस रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। APCR और कार्रवाई मोहब्बत ने एनाटॉमी ऑफ एन इंजीनियर्ड क्राइसिस नामक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि ये हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। इन संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस और प्रशासन ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की, कई निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया गया और घरों में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की गई। वहीं scroll.in की फैक्ट फाइटिंग रिपोर्ट में बताया गया कि स्थानीय लोगों और वीडियो साक्ष्यों के अनुसार हिंसा अचानक नहीं भड़की थी और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। कानूनी मोर्चे पर भी ये मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर दंगों को भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। हालांकि 8 अगस्त 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी और राज्य सरकार ने 9 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। हिंसा के बाद संभल में हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहे। इंटरनेट और शिक्षा संस्थानों को बंद करना इस बात का संकेत था कि प्रशासन स्थिति की गंभीरता को समझता था। इस दौरान सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर पड़ा और लोगों के बीच आपसी अविश्वास और गहरा हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस रिपोर्ट की गोपनीयता और उसके बाद हुई लीक ने संभल की घटना को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया। भाजपा इस रिपोर्ट को हिंदू आबादी में कमी और क्षेत्र की बदलती सामाजिक संरचना के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष इसे भाजपा के कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बता रहा है। विपक्षी दलों का ये कहना है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और किसान समस्याओं जैसी असली मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को संसद में उठाया और स्वतंत्र जांच की मांग भी की है। नागरिक अधिकार संगठनों की रिपोर्टों ने इस बहस में एक अलग दृष्टिकोण जोड़ा है। उनका कहना है कि हिंसा योजनाबद्ध थी और इसे समाज में विभाजन को गहरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन संगठनों का तर्क है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस पूरी बहस के बीच राज्य सरकार संभल को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने पर जोर दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी पुनर्जीवित करना है। इससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार विकास और सांस्कृतिक पुनरुद्धार दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है। समग्र रूप से देखा जाए तो संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विमर्श का आईना बन गई है। इसमें उस गहराई से विश्लेषण किया गया है कि किस तरह बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन, राजनीतिक हित और प्रशासनिक निर्णय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट भविष्य में न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभा सकती है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा में कब पेश करती है और इस पर चर्चा का क्या स्वरूप सामने आता है। इस रिपोर्ट में उपजी बहस आने वाली चुनावी माहौल को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक जिले की घटना नहीं बल्कि पूरे राज्य की सामाजिक राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने वाला मुद्दा भी बन चुका है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।